देखिए अगर बात कर लें कि सिंगल शिफ्टिंग सीरीज क्या होती है, तो इसमें देखिए केवल एक साइन होता है। और डबल शिफ्टिंग सीरीज में क्या होता है कि प्लस माइनस, जैसे कि आपको दिख रहा है प्लस माइनस चलता रहता है। आइए चलते हैं कि 7 की विभाज्यता के क्या नियम होते हैं। अब जैसे लिखा है कि 42 14 x 5 2 8 7 भागे 7 करना है, तो देखिए आपको 7 से कितना क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, या यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की वैल्यू को ये निकालना है। तो 7 के वो पेयर जिससे कट जाए, चाहे वह सिंगल हो या डबल। जैसे 42 लिखा है तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14 है ना। अब 7 चौ 28, 7 से कम चाहिए, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा x5। अब x5 को हम 7 से भाग करेंगे तो बचे 35, बोले तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे सीरीज अगर अगर गुणा की फिक्स की है तो फिक्स की तो हमारा काम बढ़ जाता है। अगर इनफाइनाइट होती तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि उससे अगर यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 1 होता, अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 हो जाता। लेकिन अगर फिक्स की है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, 5 की पावर में 8 दे देंगे, उससे एक कम होगा। और हमेशा ये करड़ी जो घार लगी है, इससे एक कम होता है, यहाँ पे गुणा कर देते हैं। या आप इसको ऐसे से समझ लीजिए कि गुणा में करड़ी एक नंबर छोटी चलती है। और अगर बात करें कि देखिए डिवाइड में क्या होती है, पावर बढ़ती है। देखिए गुणा में पावर घटती थी, गुणा में पावर घटती थी, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे करड़ी के बीच भाग लिखा है तो भाग लगा तो भाग में पावर बढ़ती है। भाग बोले तो बढ़ती है, भाग में भागता है तो बढ़ता है, गुणा में पावर घटती है। और साइन आपको ध्यान रखना कि उल्टा, यहाँ से अपोजिट साइन लेंगे, प्लस माइनस प्लस, मीन सब कुछ कर रहे थे, बस केवल परिवर्तन इतना आएगा कि देखिए 2 था उसमें क्या होता था, गुणे में कम होता, लेकिन भाग में क्या होंगे, बढ़ेंगे। 2 यहाँ है तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे। और आपको ये ध्यान देना कि प्लस माइनस प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस आखिरी प्लस आया तो 8 से एक 9 हो जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस हो गया, मीन्स ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे कम हो, जो मतलब यहाँ पे होगा वो इसके साथ कम या हम ज़्यादा कर देंगे। पीछे से अल्टरनेट हम साइन लगाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे क्या 5 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 2 है ना। ये सब बातें हैं। अगर बात करें कि सिंगल शिफ्टिंग सीरीज की, तो आपको पता ही हो कि पहला ये गुणनफल को दिखाता है, अर्थात x इंटू वाई को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, अंतर को बोलो तो x माइनस वाई को ये दिखाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए डबल शिफ्टिंग सीरीज को, डबल शिफ्टिंग सीरीज क्या होती है कि यहाँ पे गुणनफल जो होता है, यहाँ पे जो गुणनफल होता है ये ए को दिखाता है और अंतर बी को दिखाता है। बी तो सही, लेकिन गुणनफल जैसे ए लिखा है, गुणनफल ए आया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अंतर के स्क्वायर से घटाएंगे तो हमको गुणनफल मिल जाएगा। अगर डबल शिफ्टिंग सीरीज है तो हम गुणनफल में अंतर के स्क्वायर से घटा देंगे। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स बराबर अंडर रूट 31 प्लस माइनस, तो समझ की डबल शिफ्टिंग सीरीज है। तो इसकी हम अब जैसे गुणनफल कितना है, गुणनफल जैसे 31 आ गया। अब 31 में से हम अंतर के स्क्वायर में से हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स इंटू वाई। अब जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस है तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे वाई की वैल्यू माइनस, एक्स की वैल्यू प्लस है तो एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। और यहाँ पे वाई क्या है, आगे देखा माइनस है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। डबल शिफ्टिंग सीरीज में अंतर के वर्ग को घटाते हैं गुणनफल में से। जैसे लिखा है एक्स बराबर अंडर रूट 49 प्लस 3 अंडर रूट 49 माइनस 3 अंडर रूट 49 प्लस 3 प्लस माइनस। अब हमको दिखाते हैं कि जानते हैं एक्स बराबर 49 आ गया। अब हम गुणनफल में से अंतर के स्क्वायर से घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 40। 40 को ऐसे तोड़ो कि गुणनफल कितना आए, 8 पंचे 40 आए। गुणनफल जो है कितना आए, मतलब उसका ये 40 आ गया। अब ऐसा करो कि गुणनफल जो है 40 आए और अंतर कितना 3 है, तो 8 5 मान लिया। अब 8 क्या है, बड़ी है तो प्लस है, 8 है तो प्लस है तो बड़ी है। बड़ी हमने यहाँ पे देखा साइन क्या है, प्लस का एक्स यहाँ पे है तो बड़ी हमने इसको दे दिया। अगर यहाँ पे वाई देखिए क्या माइनस है तो हमने इसको छुट्टी दे दिया है ना। ये सब बातें चलती रहती हैं। संसार की उल्टा नीति तो आपको मैंने बता ही दिया है। 42 व्यक्ति 75 दिन में काम कर, कोई 42 व्यक्ति हैं वो 75 दिन में काम करते हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए अगर 42 व्यक्ति हैं किसी काम को 75 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 42 गुणे 75 कर देंगे, 42 गुणे 75 कर देंगे। क्या आप इसको याद रखिएगा कि हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होंगे जब हमारा कार्य एक समान होगा। ये M1 D1 T1 W बराबर M2 T2 D2 W2।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि A3/4 समय में B से आधा कार्य करता है। A1/3/4 समय B से आधा कार्य करता है ना। यहाँ पे देखिए A3/4 समय में B से आधा कार्य करता है, मीन्स B दोगुना कार्य करता है। A आधा कार्य करता है, अगर B दोगुना कार्य करता है ना, तो A अगर 5 करेगा तो B क्या करेगा, 10 करेगा, है ना। अब जैसे लिखा है A3/4 समय, तो A गुणे 3/4 बराबर लिख दे B आधा कर दे तो B गुणे 1/2 कर दिए। यहाँ से देखिए B बराबर क्या आ गया, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। अब हमको क्या निकालना है कि B अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमने यहाँ से B की वैल्यू निकाले। B बराबर क्या आ गया, B बराबर A 3/2 इंटू आ गया। अब यहाँ पे A की वैल्यू 3/2, B की वैल्यू यहाँ पे दी। और अगर देखिए काम जब दोगुना होगा तो समय दोगुना लगेगा, अगर काम कम होगा तो समय भी आधा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सर ने बताया था हमारो, कि अगर कार्य समान है तो इनके क्षमताओं भी समान होनी चाहिए, अगर कार्य समान है तो इनके समय भी समान होना चाहिए। अब बोले तो अब यहाँ पे देखिए 1:3 दिया है, यहाँ पे इसका जोड़ देखिए कितना आ रहा है, क्षमता का जोड़ 4 आ रहा है, यहाँ पे क्षमता जोड़ 5 आ रहा है। तो हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसके जैसे अपोजिट से 5 यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो उस 5 कम 5, 5 हैं 15, 4 कम 4, 4 को 16। यहाँ पे A B का हम रेशियो निकाल लेंगे। देखिए भाग 6 उच्च न्यायालय 214 से 231, 231 के बाद जो है 237 तक वैसा होता है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय, है ना। अब अनुच्छेद देखिए 52 में कहा गया था कि राष्ट्रपति होगा, उसी तरह अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन संसद विधि के द्वारा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 231 के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था को संयुक्त उच्च न्यायालय के नाम जानते हैं। वर्तमान में भारत में 6 संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखिए अगर बात कर लें कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है, और देश का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय 215 में कहा गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय आधिकारिक रूप में माने तथा उनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में, उच्च न्यायालय के नीचे छोटा क्या होता है, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय में कोई बात होती है तो हम उच्च न्यायालय की बातों को देखिए, हम आगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी, उच्च न्यायालय के निर्णय अधिकारी माने तथा उनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय पर निर्णय लेते हैं, अर्थात उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। बोले तो उच्च न्यायालय की बातों को रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। अगर अधीनस्थ न्यायालय में कोई बात होती है तो तुरंत हम इस विषय में हम हाई कोर्ट में जांच करके देखते हैं कि क्या इसके बारे में क्या हाई कोर्ट ने सलाह दी थी, तो उसी का अकॉर्डिंग जो छोटे भाई हमारे अधीनस्थ न्यायालय इसको यूज करते हैं। निर्णय न मानने पर दंड देने का अधिकार किसको है ना। देखिए राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त और पदमुक्त करता है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और एक ऐसा न्यायाधीश मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा, अर्थात न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। यूपी के संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना है, 95 है। यूपी के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 95 है, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 94 अन्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 217 के अनुसार प्रत्येक हाई कोर्ट अनुच्छेद 217 के क्लॉज फर्स्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा, जिससे वह उचित समझे। अगर भाग 5 देखिए 52 से 151, 52 से 151, फिर 152 से 237, ये हमारा भाग 6 में आता है। भाग 5 में देखिए क्या आता है, 52 से 151 आता है, और भाग 6 में क्या आ गया, 152 से 237। अपराध सिद्ध होने पर अनुच्छेद 20-21 में होता है मनमानी गिरफ्तार। उच्च न्यायालय के नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, तो 62 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, कम से कम 10 वर्ष तक जज या न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष से अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। न्यायाधीशों को पद से हटाना अनुच्छेद 218 में कहा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक समान, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ये प्रक्रिया हटाया जा सकता है ना। अब देखिए बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में साबित कदाचार या मिसबिहेवियर या असमर्थता। अनुच्छेद देखिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे हटाते थे, तो अनुच्छेद 124 से क्लॉज 4 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 218 है,
218 में हम हाई कोर्ट को हटाएंगे उसी साबित कर आचार मिसबिहेवियर और असमर्थता के आधार पर। संबंधित न्यायाधीश को अगर हटाना तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। और बात कर लें कि अगर इस प्रकार से प्राप्त संसद के सदनों में लगाया जाता, लोकसभा में 100 प्रस्तावकों तथा राज्यसभा में 50 प्रस्तावकों द्वारा विशेष बहुमत से सदन में लाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके पद से हटाया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, देखिए अनुच्छेद 219 के अनुसार हाई कोर्ट न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल, जिसी तरह सुप्रीम कोर्ट को शपथ कौन दिलाते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नियुक्त तो पदमुक्त करने का अधिकार देखिए राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अगर शपथ की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उसी तरह अगर हाई कोर्ट राज्य आ गया और राज्य बोल तो राज्यपाल 219 के अनुसार राज्यपाल करेगा। अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाए जिसका उल्लेख संविधान की 30वीं अनुसूची में किया गया है। फिलहाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अनुच्छेद 219 के अनुसार राज्यपाल ही दिलाता है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कैंज या राज्य हड़प नीति का कौन सा किया था, राज्य हड़प नीति का किया था लाल डलहौजी ने। गोद प्रथा नीति बोले तो दा से बोले तो लाल डलहौजी ने, है ना। अब राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी रियासतें शामिल थी, अगर बात कर ले आपसे तो देखिए कौन सी नीति राज्य हड़प नीति अंतर्गत कौन सी शामिल थी, तो बोलो मैं बता दूं आपको, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार मिलाया गया था। अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर लिया गया था, मीन्स मिला लिया गया था। डलहौजी ने मुगल बादशाह को अपमानित किया और उसका नाम सिक्कों पर लिखवाना बंद कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतवासियों को उच्च पदों से वंचित कर दिया था। अब देखिए महारानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र स्वीकार किया था और नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। नाना साहब जो बाला पेशी और बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था, कौन था, नाना साहब था, है ना। और बात कर लेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में हुआ था। पहला सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे, उसके बाद नेहरू ने किया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 12 मार्च को पहुंचा था और दांडी मार्च शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से। सविनय आंदोलन में महात्मा गांधी को जरवता जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद कौन नेतृत्व किया था, तो अब्बास तैयब ने किया था। भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी को जरवता जेल में बंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब्बास तैयब ने संभाला बागडोर को। गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल 1931 को हुई थी, लेकिन समझौता किसने कराया था, तो एम जयंकर व तेज बहादुर सहतूत, एम जयंकर और तेज बहादुर सहतूत ने ही करवाया था।